हेलो, आज हम पढ़ेंगे कॉस्मोपॉलिटनिज़्म विश्व नागरिकता। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मुख्य रूप से ये जो टॉपिक है हमारा आइडियलिज़्म के साथ में जुड़ा हुआ है, आदर्शवाद के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसमें ये हम ऐसा इमेजिन करेंगे या एक ऐसा हम विश्व बनाने का प्रयास करेंगे, एक ऐसी दुनिया हम बनाएँगे, जहाँ इस विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, उनके बीच की जो दूरियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाए, लोग मिल-जुल कर रहें, एक साथ रहें। ऐसे क्या करेंगे हम एक इमेजिनेशन करेंगे, एक कल्पना हम करेंगे कि हम क्या एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ रहें, उनके बीच में धर्म, जाति ये सब बीच में नहीं आए, यहाँ तक कि कोई नेशन राष्ट्र भी उनके बीच में नहीं आए। इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपकी 2 क्लास ली जाएगी। आज की जो क्लास है हमारी, वो कंसेप्चुअल ज़्यादा रहेगी और दूसरी जो क्लास रहेगी हमारी फैक्चुअल रहेगी। हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अपनी दूसरी क्लास के अंतर्गत और गहराई से। तो देखो इसमें कॉस्मोपॉलिटनिज़्म विश्व नागरिकता आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है हिंदी में या सार्वभौमिक मानव समुदाय का सिद्धांत। तो ये जो वर्ड है अपना 2 शब्द से मिलकर बना है कॉस्मोस प्लस पोलिस। पोलिस अपन पढ़ते ही हैं सिटी स्टेट नगर राज्य हम पढ़ते हैं पोलिस के रूप में। यूनान के अंतर्गत जब हम प्लेटो पढ़ते हैं, अरिस्टोटल हम पढ़ते हैं, सोक्रेटिस हम पढ़ते हैं, तब हम इस वर्ड को बार-बार देखते हैं। पोलिस यानी सिटी स्टेट, कॉस्मोस यानी अपना वर्ड। तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि किससे जुड़ा हुआ है वर्ल्ड सिटीजन्स के साथ में जुड़ा हुआ है, विश्व नागरिकता की ये बात करेगा कि हम जो एक रहेंगे, एक सिटीजन रहेंगे, नागरिक रहेंगे, किसी एक जाति के नहीं रहेंगे, किसी धर्म के नहीं रहेंगे हम, ना किसी एक नेशन राष्ट्र के रहेंगे। हम कौन रहेंगे? पूरे विश्व समुदाय, वर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे हम। तो एक ऐसी कम्युनिटी समुदाय बनाने की बात हो रही है, जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़े, सभी मिल-जुल कर रहें। उद्देश्य क्या है? एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक ऐसी दुनिया बनाना, जहाँ सभी लोग मिल-जुल कर रहें, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, ऐसा विश्व हम बनाएँगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को सिर्फ़ किसी एक देश का नागरिक नहीं मानता, बल्कि पूरे विश्व का नागरिक मानता हो। कि नागरिक मानने का मतलब क्या हो गया उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है वो किसी एक देश के प्रति नहीं रही। हम ऐसा नहीं सोचे कि हम केवल भारतवासी हैं, हम क्या सोचेंगे हम पूरे विश्व के नागरिक हैं। क्योंकि जब आप एक देश की बात करते हो तो आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे। जैसे आप बोलोगे कि मेरा परिवार ही सब कुछ है मेरे लिए, तो वहाँ पीछे कौन हट जाएगा? आपका नेशन, एक राष्ट्र। वैसे ही आप बोलोगे कि केवल मेरा देश ही सब कुछ है, बाकी जाए कहीं भी। तो ऐसे में क्या होगा दूसरे कंट्री के अंतर्गत दूसरे देश में अंतर्गत यदि किसी भी नागरिक को समस्या होती है, तो आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है, होने दीजिए। आपको उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो इससे तो कोई एक अच्छा दुनिया नहीं बनेगा, एक ऐसी दुनिया की जो कल्पना हम कर रहे हैं वैसा नहीं बन पाएगा। क्या होता है इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है? तो ये कहता है कि ये जो पूरा विश्व है, वो क्या रहेगा एक वर्ल्ड कम्युनिटी रहेगा। क्या रहेगा एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा विचार है, जो कहता है पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी कम्युनिटी है और सभी मनुष्य पहले क्या है एक इंसान है और बाद में किसी देश, जाति, धर्म या भाषा के सदस्य होंगे। आप मेंबर बनोगे सबसे पहले किसके? पूरे विश्व के। आपके लिए कोई भी अपनी कास्ट है, रिलीजन है, आपका जो फैमिली है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? आपका पूरा विश्व है। विश्व के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है, किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे। विश्व कैसा होगा? पीसफुल कंट्री, पूरा वर्ल्ड कैसा होगा? पीसफुल होगा। शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम सब एक वैश्विक परिवार रहेंगे। एक ग्लोबल कम्युनिटी, एक वैश्विक समुदाय, समुदाय बोल सकते हो इसको, परिवार या समुदाय बोल सकते हो। हमारी जो नैतिक, राजनीतिक और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, केवल अपने देश तक सीमित नहीं होगी कि हम सोचेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो किसके प्रति? अपने देश के प्रति है। हम मॉरल रहेंगे, हम नैतिक रहेंगे किसके प्रति? अपने देश के प्रति। ये बात ठीक नहीं होगी और लीगली हम वही कानून का पालन करेंगे, जो अपने देश से संबंधित है। दूसरे क्या करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल अपनी सोचेंगे। यानी जो व्यक्ति जो ये ह्यूमन बीइंग जो भी है सेल्फिश होता है, मानो जो समुदाय जो ये सेल्फिश होता है उसका ये विरोध करेंगे कि नहीं सेल्फिश नहीं होना है बिल्कुल, पूरी दुनिया के बारे में आपको सोचना है। पूरा दुनिया क्या है? आपका एक परिवार है। इस दुनिया के अंतर्गत कहीं भी कुछ होता है तो आपको आवाज़ उठानी है उसके लिए, उसकी आपको मदद करनी है। जैसे परिवार में कुछ होता है तो हम मदद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं बिल्कुल। वैसे ही पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो ये आपका परिवार है पूरी दुनिया, आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। देश की सीमाएँ, धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति ये सब चीज़ें हमें बाँट सकती है लेकिन मानवता हमें जोड़ती है। देश की क्या होती है? बाउंड्री होती है, एक रिलीजन होता है, कास्ट होता है, लैंग्वेज होता है, आपका कलर होता है और आपकी कल्चर होती है। यह सब चीज़ें हमें क्या करती है? बाँटती है, डिवाइड करती है आपको। ये जो भी है आपको क्या करती है? डिवाइड करता है कि ये मेरा जाति है, दूसरी जाति का मुझे क्या मतलब है? मैं मेरी जाति का रहूँगा, दूसरी जाति का मुझे कुछ लेना-देना नहीं। अपनी देश की बाउंड्री, देश में जो कुछ होगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा कुछ भी नहीं। आपकी लैंग्वेज जो हिंदी बोलेंगे, जो तमिल बोलेंगे, जो तेलुगु बोलेंगे, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसी जो भी बातें हैं ना, ऐसी जब भी बातें हैं, वो आपको क्या करेगी, डिवाइड करेगी कि मैं केवल हिंदी बोलने वालों की मदद करूँगा या मैं केवल इंग्लिश बोलने वालों की या जर्मन है, फ्रेंच है, मैं केवल उन्हीं की मदद करूँगा, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये जो अपना आइडिया है ना, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में। ये जो अवधारणा है, ये गलत है। ये कहेंगे कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं करना है, पूरा विश्व क्या है, एक ही है। इसलिए सभी को एक साथ रहना है, अच्छे से रहना है। ये बात कहाँ की जा रही है? विश्व नागरिकता में, कॉस्मोपॉलिटनिज़्म के अंतर्गत। समझ गए इतनी बात? आगे देखिए, कोर प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इक्वल मॉरल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों का क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, समान होता है। अरे जो बांग्लादेश में रहता है, नेपाल में रहता है या अमेरिका में रहता है, वो अपने लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत में रहने वाले लोग सब अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हर क्या इंसान क्या होता है, बराबर होता है। हर इंसान क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल मॉरल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी जो व्यक्ति है उसका समान नैतिक मूल्य होता है। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, देश या भाषा या रंग के आधार पर कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, सबकी इज़्ज़त होती है, सबके पास राइट्स होते हैं और सभी का जीवन का क्या होता है, वैल्यू होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग जो भी होते हैं उनकी लाइफ का क्या होता है, वैल्यू होता है। सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, उसके जो वैल्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, सबके लिए काम करना है, ना कि अपने लिए, सबके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पहला इसका प्रिंसिपल, इसको ये सपोर्ट करता है। दूसरा देखो, हमारी जो ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी, वो केवल अपने देश के प्रति नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है ये कंसेप्ट? ये कहता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है आपके, कर्तव्य ड्यूटीज़ आपके हैं, मतलब कर्तव्य ऑब्लिगेशन सीधा-सा ले सकते हो, आपके कर्तव्य किसके प्रति है, ज़िम्मेदारी किसके प्रति है आपके? आप तो बोलोगे सर हमारी ज़िम्मेदारी केवल हमारे परिवार के प्रति है, हमें क्या मतलब है दूसरों से, कोई कुछ भी करे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा हमारी जाति के प्रति, ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी, ऐसे तो मर जाएँगे सभी लोग। ये क्या करें, आपका कुछ नहीं है, पूरी दुनिया आपकी है। तो देश की सीमाओं से बाहर भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपने देश तक सीमित नहीं है। कहीं पर किसी भी देश में किसी का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओगे, ये गलत हो रहा है। कहीं भी होता है तो आप क्या उठाओगे, आवाज़ उठाओगे। ये क्या बोलता है, सार्वभौमिक मानवाधिकार, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते कि यदि कोई इंसान है, ह्यूमन है, उसके पास राइट्स है, कोई भी ह्यूमन, जाति का फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कास्ट, रिलिजन, कंट्री, आपकी नेशनल बाउंड्री, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं इस बात का। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक ह्यूमन है। यदि कोई ह्यूमन है,
तो वो महत्वपूर्ण हमारे लिए, बाकी कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जितने भी मानव लोग हैं, सबके अधिकार होंगे, कोई भी हो। तो हर इंसान को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जो वह कहीं भी रहता हो। जैसे जीवन का अधिकार, यदि आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास में ये राइट होना चाहिए, राइट टू लाइफ, ओके, आपका डिग्निटी, आपको बोलने की आज़ादी, अपने आइडियाज़ को आप किसी के साथ में बोल सकते हो, ये आपको आज़ादी होना, जस्टिस आपको चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जीवन का अधिकार, डिग्निटी होना चाहिए, आप कहीं भी जाओ, आपके साथ सभी अच्छे से व्यवहार करें। ऐसा नहीं आप दूसरी जगह जा रहे हो और आपको वहाँ पर उठा के जेल में बंद कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जीवन महत्वपूर्ण है, सब नैतिक रूप से यदि आप कुछ करना चाहते हो, सबका जो नैतिक मूल्य होता है, मॉरल जो वैल्यूज़ होती है, सबकी बराबर होती है। तो यदि कोई मानव है, उसके पास क्या होने चाहिए? राइट्स होने चाहिए। और ये राइट्स क्या किसी एक जाति धर्म को मिलने चाहिए? नहीं, पूरे विश्व में जो भी नागरिक है, सबको राइट्स मिलना चाहिए। आगे देखो, इसमें एक और बात की जाती है ट्रांसनेशनल गवर्नेंस की, कि हम कुछ ऐसे सिस्टम बनाएँ जो पूरे विश्व के लिए एप्लीकेबल हो। जैसे इसमें देखो, दुनिया की समस्याएँ सिर्फ एक देश हल नहीं कर सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियम ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हम पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, जो सर्वोत्तम, जो सर्वोच्च सत्ता होती है, उसका अभाव होता है कि आपस में सभी देश लड़ाई कर रहे हैं। इन सबको समाप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हम पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ते हैं। तो पूरे दुनिया में क्या होना चाहिए? एक गवर्नेंस होनी चाहिए, जिसके द्वारा रूल, रेगुलेशन, नियम और कायदे बनाए जाए, वो सभी आदमी, हम जैसे इंसान हैं, सबको पालन करना चाहिए। यदि कोई इंसान है, ह्यूमन है, मानव है, तो उसको उन संस्थाओं के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं, उसका पालन करना चाहिए। कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेयर्ड है ह्यूमैनिटी, साझी मानवता। हम क्या है? पहले इंसान है, बाकी पहचान हमारी बाद में है। हम पहले क्या है? एक मानव है। अरे आपका जो जन्म होता है, वो ऐसे थोड़ी होता है, जाति धर्म के रूप में थोड़ी आपका जन्म होता है। आपका जन्म किसके साथ में होता है? एक ह्यूमन के रूप में होता है। आपकी पहचान क्या है? इंसान। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, वैसे ही क्या है? एक मानव है। तो आपकी जो पहली पहचान है, वो क्या है? एक ह्यूमन हो आप, एक मानव हो। पहली पहचान क्या रहेगी आपकी? मानव की रहेगी। जाति, धर्म ये सब बाद में आएगा। तो इस दुनिया में सभी लोग यदि मानव ही हैं, तो सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए ना। कोई नाटक नहीं होना चाहिए, सब मिल-जुल कर रहेंगे। आगे देखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्लूरलिज़्म देखो, कि आपसी सम्मान होना चाहिए एक-दूसरे का, और विविधताओं को स्वीकार करना चाहिए। किसको स्वीकार करना चाहिए? यदि डाइवर्सिटी है, अलग जाति धर्म का है, तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, कहीं भी हो सकता है जन्म तो। लेकिन आप यदि एक मानव हो, तो आपको बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल जो राइट्स होते हैं, सार्वभौमिक मानवाधिकार होते हैं, वो आपको मिलने चाहिए। और इसमें ग्लोबल जस्टिस की बात की जाएगी और इक्विटी की बात की जाएगी। वैश्विक न्याय और समानता की बात की जाएगी, यानी पूरी दुनिया में कोई अमीर-गरीब नहीं रहेगा। अनजस्टिस जो होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, आपके पास इनइक्वालिटी होती है, उसको खत्म हमें करना पड़ेगा सबको मिलकर, और सभी को बराबर इक्वल अपॉर्च्युनिटी, सबको बराबर-बराबर अवसर भी हमें देना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल जस्टिस। यही क्या है? ग्लोबल जस्टिस। यानी पूरे देश में जो भी, पूरे देश क्या, पूरे विश्व की हम बात करें, पूरे विश्व के अंतर्गत कहीं भी ऐसा मानता है, अन्याय है, गरीबी है, अमीरी है, मज़दूर है, सबको हमें भलाई का काम करना है। कंडीशन कैसी भी हो, सबकी हमें भलाई करनी है। सबकी भलाई की ये बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अरे बेहतर कल्पना करें तो ढंग की तो करें ना कम से कम। तो ये बहुत शानदार कल्पना कर रहे हैं, ये ऐसा-ऐसा होना चाहिए। आगे हम देखेंगे भी, ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है। हम स्कॉलर पढ़ेंगे आगे, थिंकर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर वो बताएँगे कि ऐसी दुनिया हम कैसे बना सकते हैं। आपको मेथड्स देंगे वो, तरीके देंगे कि कैसे आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हो।
तो कई सारे लोग हुए हैं, लोग मतलब स्कॉलर की हम बात कर रहे हैं, कई सारे थिंकर हुए हैं जिन्होंने अलग-अलग काम किया है, कि दुनिया बना रहे वो किस किस तरह की दुनिया बना रहे हैं वो। तो एक है पहला मॉरल कॉस्मोपॉलिटिनिज़्म, नैतिक विश्व नागरिकता, नैतिक रूप से सबको एक जैसा बनाएँगे वो, नैतिक रूप से क्या बनाएँगे सबको एक जैसा। सब मानव है, सबकी भलाई का काम हमें करना है, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन शोषण कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। तो सभी मनुष्यों का नैतिक मूल्य बराबर है, सीमाओं के कारण नैतिक दायित्वों को रोका नहीं जा सकता। जो हमारी बॉर्डर है, बाउंड्री है, यानी जो नेशन की जो बाउंड्री होती है, नेशन खुद में ही क्या अपने आप में एक सीमा है, बाउंड्री है। उसके कारण हम बाहर की नहीं सोच पाते, आप अपनी सोच पाते हो, अपने देश के जो सिटीज़न होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हीं की भलाई का काम आप करते हो, इससे बाहर आप नहीं जा पा रहे हो। आगे देखो, वैश्विक गरीबी, ग्लोबल आपका पॉवर्टी हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया और जो भी उत्पीड़न होता है, ये सब क्या है, मॉरल इश्यूज़ है। और अगर ये समस्याएँ वैश्विक है तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी वैश्विक होनी चाहिए। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अरे है कि नहीं ग्लोबल? पॉवर्टी क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है गरीबी, शोषण हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। इतना सारा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, ये क्या है ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान क्या कोई एक कंट्री कर सकता है? नहीं, नहीं, एक देश तो नहीं कर सकता। तो पूरे विश्व में जो भी सिटीज़न है, नागरिक है, सबको प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी शोषण हो रहा है तो उसका मिल-जुल कर हम समाधान हम कर सकें। तो ये समस्या यदि ग्लोबल है तो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसका सामना करें सभी मिलकर। जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान कौन करेगा? सभी मिलकर करेंगे। क्या समस्या किसी एक देश में? नहीं, समस्या पूरे विश्व में है। तो समस्या यदि पूरे विश्व में सभी को मिलकर उसका समाधान हमें करना है। सभी मिलकर समाधान करेंगे हम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी कंडीशन ठीक है। अरे जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, अमीर है, डेवलप्ड कंट्री हो गया, विकसित देश है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जो गरीब है उसके पास खाने के लिए नहीं है, बेचारे का शोषण हो रहा है तो कहाँ से करेगा वो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? जिनके पास बहुत अमीर है, पैसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज़ संसाधन जिनके पास सबसे ज़्यादा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो धनी है, विकसित देशों पर अधिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। और क्या कह रहा है ये मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं, न्याय का दायरा भी क्या होता है वैश्विक होता है और राष्ट्रवाद को नैतिक दायित्व से ऊपर नहीं रखा जा सकता। किसको नहीं रखा जा सकता? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आप जानते ही हो, एक जो फिक्स बाउंड्री होता है उसमें रहने वाले लोग अपने आप को एक जगह लेकर आते हैं, कि ये जो बाउंड्री है, यही सब कुछ है। जैसे फ्रेंच बोलने वाले हैं, हम उन्हीं की भलाई का काम करेंगे, वो क्या बनाने का? अपना एक स्टेट बना लेंगे, नेशन स्टेट आपने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नेशन स्टेट जो होता है, राष्ट्रवाद होता है आपका, नेशनलिज्म होता है, को नैतिक दायित्वों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। कि एक तो आपको अपने देश के प्रति क्या होती हैं आपकी ड्यूटीज़ होती है। क्या आपके लिए वो महत्वपूर्ण है या आपके लिए ग्लोबल जस्टिस महत्वपूर्ण है? अरे विश्व की समस्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, अपने देश की समस्या? ये वही बात होगी कि आपके लिए आपका परिवार महत्वपूर्ण है या आपका गाँव महत्वपूर्ण है? तो ये जो सोचते हैं कि परिवार ही सब कुछ है, परिवार के लिए हम काम करेंगे, वे लोग क्या हो गए सेल्फिश हो गए कि अपने अपने लिए काम करें, दूसरों का वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो गया पूरा ग्लोब हो गया, हमारा पूरा विश्व हो गया, वर्ल्ड हो गया पूरा। तो जो भी इंसान केवल नेशनलिज्म के आधार पर केवल नेशनलिज्म के बारे में सोचते हैं कि यही सब कुछ है, हमारी जाति, हमारे धर्म में यही सब कुछ है। जैसे हिंदू धर्म वाले बोलेंगे कि हिंदू धर्म जो-जो अपना रखा है उसी के लिए हम काम करेंगे, दूसरों का हमें कोई मतलब नहीं। तो ये जो आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की, वो तो अच्छी है कि बुरी है? इनके अनुसार तो बहुत बुरी है। क्योंकि इसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने बारे में सोचते हैं। नेशनलिज्म क्या सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा, अपने देशवासियों के बारे में सोचेगा और मुख्य रूप से जो उससे कनेक्टेड है, उनके बारे में सोचेगा। दूसरों से कोई मतलब नहीं उनको। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? नैतिक दायित्व है। विश्व के प्रति हमारी जो ऑब्लिगेशन है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों के प्रति जो हमें ज़िम्मेदारी है, वो कम है।
किसकी अपेक्षा? पूरे विश्व की अपेक्षा। अरे प्राथमिकता किसको देनी है? पूरे वर्ल्ड को देनी है। विश्व में जो भी कुछ भी होता है, उसको हमें प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने बारे में सोचो। ये क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में भी सोचो और पूरे विश्व के बारे में सोचो। सीधी-सी बात है, आप अपने घर के बारे में भी सोचो और गाँव के जो पड़ोसी हैं, उनके बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने लिए सोच रहे हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं, ये गलत बात है। यदि ऐसा होता है तो जो हम पढ़ रहे हैं, ये कांसेप्ट आ ही नहीं पाएगा। पूरी दुनिया ऐसी-ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। कब? जब हम इस केवल और केवल नेशनलिज़्म के अनुसार, राष्ट्रवाद के अनुसार चलेंगे। इससे आपका जो नैतिक विश्व नागरिकता, मॉरल आपका कॉस्मोपॉलिटनिज़्म है, उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स और दे रखे। यूनिवर्सल मॉरल इक्वालिटी। आर्ग्यूमेंट क्या है? हर मनुष्य में इंट्रिंसिक वर्थ होता है, अंतर्निहित मूल्य है और नैतिक व्यवहार का आधार राष्ट्र नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? मानवता, ह्यूमैनिटी। मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में जो भी मानव है, उसके प्रति हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। किसके प्रति? पूरी दुनिया में जो मानव है, उसके प्रति हमारी जो ज़िम्मेदारी है, वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अंतर्निहित मूल्य होता है किसमें? हर ह्यूमन में, हर मनुष्य में कुछ अंतर्निहित मूल्य होता है। समझ गए? उनका कुछ ना कुछ वर्थ होता है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होता है। वैल्यूज़ किसके लिए है? एक मानव है। एक मानव है मतलब उसमें वैल्यूज़ होगी। गाय, भैंस, बकरी नहीं। यदि एक मानव है उसमें क्या होगी? वैल्यूज़ होगी। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आगे है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी वैश्विक नैतिक ज़िम्मेदारी है। और इसके बारे में कहता है कौन? कांट। इमैनुअल कांट को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे लास्ट में। इमैनुअल कांट क्या कहता है? इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, एक्ट इन सच अ वे दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी ऑलवेज एज एन एंड, नेवर मेरली एज ए मीन्स। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, मानव के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाएगी, उसका गोल क्या होना चाहिए? उससे किसकी भलाई होनी चाहिए? मानव की। किसकी भलाई होनी चाहिए? मानव की। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? फाइनल गोल क्या होना चाहिए उसका? उससे किसकी भलाई होनी चाहिए? मानव की। तो मानव क्या है हमारा? एंड है, साध्य है। क्या है? साध्य है। ये हमारा साध्य है। ये हमारा क्या हो गया? एंड हो गया। और मीन क्या है हमारा? मीन तो कुछ भी हो सकता है। मीन क्या है? मीन तो कुछ भी हो सकता है। मीन मतलब साधन। मानव को बेहतर बनाने के लिए हम किसी भी साधन को अपना सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव बेहतर हो। देखो ये लिखा हुआ है ना, हर मानव के साथ ऐसा व्यवहार हो जो उसे मात्र साधन नहीं बल्कि लक्ष्य माने। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसका जीवन बेहतर हो। हम अपने अपने आप को अपने जो टारगेट होते हैं, ये हम अपन खुश रहने के लिए या अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए दूसरे मानव का सहारा नहीं लेना हमें। हमें किसका सहारा लेना है? कुछ भी लीजिए, लेकिन मानव का आपको सहारा नहीं लेना है। आपका गोल क्या होना चाहिए? मानव के जीवन को बेहतर बनाना। अंतिम गोल क्या है? हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति का भला होना चाहिए। भलाई की बातें कर रहे हैं हम, ना कि ऐसा कि हम उसके माध्यम से ही भलाई हो जाए। सीधी-सी बात है, दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इंसान का, मानव का फ़ायदा नहीं उठाना है हमें। समझ गए इतनी सी बात? हर मानव के साथ ऐसा व्यवहार करो जो उसे मात्र साधन नहीं, बल्कि लक्ष्य माने। ऐसे काम करना है जिससे सामने वाले की भलाई हो। अरे मानव क्या है? मानव क्या है? उसमें खुद का कुछ क्या होता है? वैल्यूज़ होता है। तो उसको हमें बेहतर बनाना है। उसको हमें क्या बनाना है? बेहतर हमें बनाना है। चलिए, ये बहुत शानदार बात है। स्टेटमेंट ध्यान में रखना है इम्मानुएल कांट का। हर एग्ज़ाम में ये सामान्यतः पूछे जाते हैं। चलिए, आगे और देखते हैं, कुछ और कांसेप्ट हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा।
देखो आगे। जस्टिस बियॉन्ड बॉर्डर। जस्टिस कैसा होना चाहिए? बाउंड्री के बाहर भी, बॉर्डर के बाहर भी। यदि दुनिया में गरीबी है, भूख है, युद्ध है, तो हम उसका नैतिक रूप से विरोध करें, चाहे वह कहीं भी हो। बॉर्डर किसने बनाए हैं? सर इंसानों ने बनाए बॉर्डर तो। अरे अपन ने तो बॉर्डर बनाए हैं। आपके घर का बॉर्डर है, गांव का बॉर्डर है, आपके शहर का बॉर्डर है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशन का। ये बॉर्डर किसने बनाया है? हमने बनाया है। किसके लिए? अरे काम आराम से हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल सके, प्रशासनिक की जो क्रियाएं होती है वो ठीक से चल सके, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से बने, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं कि लोग कम रहेंगे तो उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपन ग्राम पंचायत बनाते हैं, पंचायत समिति हम बनाते हैं, या जिला परिषद हम बनाते हैं, या ये कोई डिस्ट्रिक्ट हम बनाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है? प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हम बनाते हैं कि आराम से वहां पर हम सब कुछ काम अच्छे से कर सकें। तो बॉर्डर इसी के काम आते हैं, नैतिकता नहीं कि उस जिले में कुछ हो रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबको करना है, कहीं भी हो सबके लिए हमें काम करना है। तो दुनिया में यदि कहीं भी पॉवर्टी है, कहीं भी लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और कहीं भी यदि वार हो रहा, युद्ध की स्थिति है, तो हम उसका नैतिक रूप से क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे हम। कहीं कुछ भी हो रहा, गलत हो रहा, तो हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। क्या ये विरोध केवल अपने देश में करेंगे? नहीं, जो बाउंड्री बनाई है तो हमने बनाई है। मानव तो उधर भी है, मानव भी हम भी है। मानव हमें सबसे ऊपर रखना है। प्रायोरिटी हमें किसको देना? प्राथमिकता। मानव को हम प्राथमिकता देंगे, मानव को प्राथमिकता देनी होगी हमें। तो जो भी कुछ होता है इस दुनिया के अंतर्गत, यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना है। सीधी सी बात है, समझ गए होंगे इतनी बात। अब 3-4 थिंकर है जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। किसको? मॉरल कॉस्मोपोलिटिज्म को। नैतिक विश्व नागरिकता का समर्थन या सपोर्टर कौन कौन है? इमनुएल कांट है, थॉमस फोगे है, नुसबाम है, और क्वामे एंथोनी। ओके, एंथनी एपिया इनका पूरा नाम रहेगा, इसको भी हम देखेंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। इसको तो बहुत डिटेल से हम देखेंगे, लगभग 30-35 मिनट देखेंगे। फोगे को भी अपने पढ़ना है। नुसबाम आपने कभी पढ़ा होगा, नुसबाम आपने जरूर पढ़ा होगा। अमर्त्य सेन के साथ इनको हम पढ़ते हैं, जो कैपेबिलिटी कंसेप्ट देते हैं, क्षमता का सिद्धांत वो देते हैं। ये कैपेबिलिटी को हमें डेवलप करना है, पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा। कैपेबिलिटी, क्षमता विकसित करनी, वो कंसेप्ट इन्हीं के साथ में दिया हुआ है। इमनुएल कांट के तो खूब सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो ये 4 थिंकर आपको ध्यान में रखना है, ये इसी आइडिया के साथ में जुड़े हुए हैं। नैतिक विश्व नागरिकता के साथ में जुड़ने वाले 3-4 थिंकर। इसकी डिटेलिंग हम आगे देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे ये जितने भी थिंकर हैं इनके बारे में अगली क्लास में हम डिटेल से हम देखेंगे। आज हम शायद ये भी पढ़ लें, पॉसिबल है। एक कंसेप्ट है, इसको हम आगे नहीं देखेंगे, एपिया का, क्वामे एंथनी एपिया। ये कंसेप्ट देते हैं कॉस्मोपॉलिटियन पेट्रोटिज्म का। इसको बोलते हैं, ये आपकी देशभक्ति होती है। मीनिंग हम देख लेते हैं कि हम अपने देश से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक मानवता के प्रति समान नैतिकता, नैतिक दायित्व रखते हुए। कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप अपने घर से भी प्रेम कीजिए, लेकिन गांव से भी कीजिए। आप अपने देश से भी प्रेम कीजिए, लेकिन विश्व में दूसरे जो लोग हैं उनसे भी प्रेम कीजिए। यही बात ये कह रहे हैं एपिया। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये कंसेप्ट किसने दिया? ये देशभक्ति का कुछ विश्व नागरिकता ये कंसेप्ट है, ये किसने दी? एपिया। ध्यान में रखना है, एंथनी एपिया। ध्यान रहेगा ये कंसेप्ट किसने दिया कि आप अपने देश से भी प्रेम कीजिए, लेकिन आपको प्राथमिकता किसको देनी है? किसी को भी दीजिए, लेकिन पूरे विश्व में जो मानव है उसकी भी भलाई का आपको काम करना है। आपका देश आपका है, उसके साथ आप रहिए, लेकिन विश्व के अंतर्गत जो दूसरे भी मानव रहते हैं, आपके बॉर्डर सीमाओं से बाहर, आपके देश के बाहर दूसरे मानव रहते हैं, उनकी भलाई का भी काम आपको देखना होगा। अपनी मत सोचिए। तो ये कंसेप्ट देख लेना किसने दिया, अच्छे से इसको देख लेना। आगे देखो,
आगे है पॉलिटिकल कॉस्मोपॉलिटिनिज्म, राजनीतिक विश्व नागरिकता। एक टाइप हमने पढ़ लिया इसका, दूसरा हम देखते हैं कि दुनिया में समस्याएं अब केवल किसी एक देश की नहीं, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम देखते हैं, पॉवर्टी है, वार है, पैंडेमिक आते रहते हैं, महामारी, मानवाधिकारों का उल्लंघन हर जगह हो रहा है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्याएं हैं, और वैश्विक जो समस्याएं हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम है, उनका समाधान कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं कर सकता। कोई भी एक स्टेट है वो उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो इसके समाधान के लिए हमें ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट चाहिए, जो पूरी मानवता के हित में निर्णय ले सकें। इससे ही अपन क्या कहते हैं, राजनीतिक विश्व नागरिकता इसको कहते हैं। यानी जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे विश्व के अंतर्गत फैली हुई है, उसका समाधान कोई भी एक कंट्री नहीं कर सकता, कोई भी एक देश उसका समाधान नहीं कर सकता। तो उसके समाधान के लिए पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता, एक नेशन स्टेट जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं उनका समाधान नहीं कर सकता। सीधी-सी बात है, गरीबी की समस्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप बोलोगे तो हम तो पॉल्यूशन नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ज़रूर। और आपके अकेले करने से तो कुछ होगा नहीं, सबको मिलकर यदि आप करोगे तभी क्लाइमेट चेंज की ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसका समाधान आप कैसे कर सकते हो, सबको मिलजुल कर। और उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, वैश्विक राजनीतिक संस्थाएं बनाएंगे, जिससे ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सके। तो सभी मनुष्य किसके मेंबर होते हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल कम्युनिटी के। राजनीतिक सत्ता केवल देशों तक सीमित नहीं हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर साझा हो। पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है, राजनीतिक सत्ता है, केवल एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। आगे इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसके, इसका उद्देश्य है ग्लोबल जस्टिस, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, शक्तिशाली देशों द्वारा शोषण को रोकना और युद्ध को समाप्त कर शांति बनाना। कि विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ आपस में लड़ रहे हैं, उसका समाधान हम कर सकते हैं एक ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बना के। और क्या कर सकते हैं हम, जो शोषण हो रहा है किसके द्वारा, जो अमीर देश है, पावरफुल कंट्री है, पावरफुल जो भी कंट्री है, उनके द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है गरीब दूसरे देशों का, उसको भी हम रोक सकते हैं। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, साझा निर्णय निर्माण हम कर सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम डिसीजन लेंगे, मिलजुल कर हम समाधान करेंगे। कोई निर्णय हमें लेना है कि ग्लोबल वार्मिंग का हम समाधान कैसे करें, तो सभी लोग मिलकर उसके लिए प्रयास हम करेंगे। और एक हो जाएगा आपका ग्लोबल जस्टिस, यानी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करेंगे। तो क्या हमें प्राप्त होगा, ग्लोबल जस्टिस, न्याय की स्थापना हो जाएगी, जस्टिस स्टेब्लिश होगा पूरे दुनिया के अंतर्गत। तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम का समाधान सभी देशों को मिलकर करना होगा, क्योंकि कोई भी एक देश उनका समाधान नहीं कर सकता। तो ये इतनी सी बातें हैं। डेविड हेल्ड को हम आगे पढ़ेंगे, और ये आपका आर्किबुजी और थॉमस पोगे, ये भी क्या इसके सपोर्टर है, की थिंकर है इस कंसेप्ट के। अब बाकी इसके बारे में तो आगे और पढ़ने वाले हैं, खूब सारे थिंकर पढ़ेंगे, तब ये बातें फिर रिपीट होगी। एक बार पढ़ते जाइए। अब है आगे हमारा इकोनॉमिक के कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। ये तो अभी काम ही कर रहा है काफी हद तक, ये काफी डेवलप हुआ है। कोई कहे कि सबसे ज्यादा कौन सा है, यही है अभी आज की दुनिया में कौन सा काम कर रहा है, ये तो ठीक ठीक काम कर रहा है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंसी है। जोसेफ नाही का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, हाँ, नियो लिबरलिज्म के अंतर्गत आईआर थ्योरी अपन पढ़ते हैं। नियो लिबरलिज्म जिसमें सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी अपनी जो नीड्स होते हैं उसको पूरा नहीं कर सकता, सभी मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। हाँ सॉरी, सभी मिलकर अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे, पूरे देश मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की जो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, सब मिलकर जुलकर जो भी प्रॉब्लम होती है सबका समाधान कर सकते हैं। और यहाँ पर सब मिलकर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ग्लोबल फ्री ट्रेड, वैश्विक मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री फ्री होना चाहिए एकदम।
कि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो वो रोक नहीं लगा दे। यहाँ से हम कुछ भेज रहे हैं कि अमेरिका बोलेगा कि नहीं-नहीं ये हम नहीं खरीदेंगे, यहाँ नहीं आना चाहिए। तो बाउंड्री के ऊपर जो टैक्स लगता है, इम्पोर्ट जो टैक्स लगता है या जो ट्रेड बैरियर है, व्यापारिक बाधाएँ हैं, उनको हमें दूर करना है। तो ये तो अभी काफ़ी हद तक काम कर रहा है। इकोनॉमिक राइट्स एज़ यूनिवर्सल, जो भी नियम बनाए जाओ सबके लिए लागू होने चाहिए और गरीबी उन्मूलन क्या है, सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो है ग्लोबल फ्री ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक-ठीक चल रहा है, ग्लोबल फ्री ट्रेड चल रहा है, ठीक-ठीक काम कर रहा है। लेकिन स सीधी-सी बात है कि जो भी काम हो रहा है किसी न किसी देश के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। जैसे फ्री ट्रेड से पहले जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका जैसे देश है या यूरोप के अंतर्गत खूब सारे देश हैं, इन सबको फ़ायदा मिल रहा था। तभी फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, अब कुछ न कुछ बैरियर लगाते जा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कभी न कभी। तो ये बातें पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है कि ऐसा-ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन आप सोचो ऐसा 2 परिवारों के बीच में आपस में ये नहीं बनती है, एक परिवार के अंतर्गत नहीं बनती है, तो ये पूरी दुनिया की हो रही है। पॉसिबल नहीं होती चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आगे देखो, तो वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में हम रिफ़ॉर्म करेंगे, डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म हम करेंगे, लोकतांत्रिक सुधार करेंगे, यानी पीसफुल चेंज करेंगे। वैश्विक टैक्सेशन मॉडल, ताकि गरीब देशों को सहायता मिले, ऐसे कुछ टैक्स के सिस्टम हम बनाएँगे जिससे गरीब जो देश है, पिछड़ा हुआ है, अंडर डेवलपमेंट की स्थिति में है, उनको भी लाभ की स्थिति में वो आए, बेनिफिट्स हो उनको भी। वैश्विक सप्लाई चेन में श्रमिक अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, श्रमिकों की जो अधिकार है उनको बचाने का प्रयास करेंगे। धनी देशों की ज़िम्मेदारियाँ कम होती है, ज़्यादा होती है? धनी देश है, रिच कंट्री है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज़ को ज़्यादा काम में लिया है। रिसोर्सेज़ को किसने ज़्यादा काम में लिया? अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लिया है रिसोर्सेज़ को ज़्यादा काम में, इसलिए तो वो अमीर बन गए हैं। तो ज़्यादा जो अमीर बन गए उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है कि वो मदद करें, जो गरीब देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है या अंडर डेवलपिंग में है, अल्प विकसित देश है, उनकी वो मदद करें। इंक्लूसिव ग्लोबलाइज़ेशन। ग्लोबलाइज़ेशन कैसा होना चाहिए? समावेशी होना चाहिए। मतलब अमीर देशों के साथ में ही गरीब जो देश है उनको भी फ़ायदा मिले। जो मज़दूर लोग हैं, लेबर क्लास है, उनको भी फ़ायदा मिले। गरीब जो है, मज़दूर है, किसान है और जो छोटे-छोटे ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको भी लाभ मिले। क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इसका जो फ़ायदा है केवल विकसित देश, जो पैसे वाले देश है, वो ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। या जो पैसे वाले लोग हैं या पैसे वाले लोग या देश है, वही फ़ायदा उठा रहे। गरीब, मज़दूर, किसान जिनके पास पैसे नहीं है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है ग्लोबलाइज़ेशन का। तो क्या होना चाहिए ग्लोबलाइज़ेशन? ऐसा ग्लोबलाइज़ेशन हमें बनाना है जिससे सभी को लाभ हो। समावेशी, समावेशी यानी सभी का समावेश हो, सभी लोग इसमें शामिल हो, अमीर-गरीब, शहर में रहो या गाँव के अंतर्गत रहो, किसान हो या मज़दूर हो, सबकी भलाई के लिए काम करना है। ऐसा कुछ ग्लोबलाइज़ेशन बन जाए, जिसमें कोई भी वर्ग या कोई भी देश पीछे नहीं रह जाए। तो ये काफ़ी हद तक काम करा, आगे हम देखेंगे आगे कि क्या-क्या हो सकता है, कई सारे थिंकर हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके की थिंकर कौन से होते हैं? अमर्त्य सेन अपन पढ़ेंगे, पोगे और स्टिग्लिट्ज़ हम पढ़ेंगे, है ना? तो ये 2 तो हम डिटेल से पढ़ने वाले ही हैं। आगे देखो, एक कांसेप्ट है क्रिटिकल कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिस्ट। तो आज के समय में जो अनियंत्रित वैश्वीकरण हो रहा है, यानी ग्लोबलाइज़ेशन ऐसा है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं और लेकिन वे फेयर ग्लोबलाइज़ेशन के समर्थन करते हैं। तो यही है कि अनियंत्रित वैश्वीकरण की आलोचना कौन करते हैं, ऐसे कौन से स्कॉलर हैं? तो आपको बताना पड़ेगा, ये जोसेफ वाले हैं। ओके, जो स्टिग्लिट्ज़ है, ये क्या किसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा ग्लोबलाइज़ेशन जिससे कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये क्या बात करेंगे, ग्लोबलाइज़ेशन कैसा होना? फेयर होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ जस्टिस हो, अमीर-गरीब अमीर तो फ़ायदा उठा ही रहा है, गरीब के पास किसान, मज़दूर इन सबको भी फ़ायदा मिल जाना चाहिए। ऐसा हमें हमें वैश्वीकरण लाना है पूरी दुनिया में।
ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदे जो अमीर लोग हैं, अमीर जो देश है वही लोग फ़ायदा उठाए, सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसी ये बातें कर रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियों ने कई देशों में असमानता बढ़ाई है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या हो गया आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो विश्व बैंक है, वो कैसी नीतियाँ बनाता है? मुख्य रूप से अमेरिका से जुड़ी हुई नीतियाँ बनाएगा। क्योंकि इनमें जो पैसा दे रहा है फंडिंग कौन कर रहा है? अमेरिका दे रहा है लगभग 20-22% जो पैसा देता है अमेरिका ही देता है इनको। फिर वो पूरी दुनिया में जाते हैं, तो इनके ऊपर जो कंट्रोल है किसका? अमेरिका और यूरोपीय देशों का इसके ऊपर कंट्रोल है। इनने इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएँ हैं, आर्थिक जो संस्थाएँ हैं, इनके ऊपर अमेरिका जैसे देशों का नियंत्रण उसको हमें कम करना है, ये बात कही जा रही है। तो ये महोदय क्या ये विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। विरोध करना, क्रिटिसाइज़ करना अलग होता है। क्रिटिसाइज़ में क्या होगा? अच्छी और बुरी बातें बताई जाएगी और विरोध करना मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, ग्लोबलाइज़ेशन को उखाड़ के फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइज़ेशन के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक्सप्लॉइटेशन हो, दूसरे का शोषण हो। गरीबों का, मज़दूरों का, किसानों का, गरीब देशों का शोषण हो, ऐसा नहीं चाहिए। देखो, सबको फ़ायदा मिले। तो ये कांसेप्ट थोड़ा-सा ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे और देखते हैं। एक हम देखते हैं हम कल्चरल। ये भी ठीक ही काम कर रहा है, कल्चरल भी अभी काम कर रहा है और इकोनॉमिक वाला भी काम कर रहा है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल वाला काम नहीं करेगा ना, कोई मतलब नहीं, सब फालतू बातें हैं। पॉलिटिकल कॉस्मोपॉलिटिनिज़्म काम नहीं करेगा तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। कल्चरल अभी है, अमेरिका की हेजेमनी अपन पढ़ते ही है और इकोनॉमिक में उसमें भी अमेरिका की हेजेमनी है। उन्हीं का वर्चस्व है आर्थिक में और सांस्कृतिक के अंतर्गत। तो देख लीजिए, अब देखो आगे। कल्चर इज़ हाइब्रिड नॉट प्योर। ये क्या कर रहा है? ये कांसेप्ट ने अपना सांस्कृतिक विश्व नागरिकता। तो ये क्या कह रहा है? कोई भी जो संस्कृति है होती है वो अपने आप में हाइब्रिड ही होती है, मिक्स है, मिश्रित है, संकर है, कोई भी शुद्ध नहीं होती। आप बोलोगे कि हमारी जो कल्चर एकदम प्योर है, इसके ऊपर किसी से हमने कुछ नहीं लिया, सब कुछ हमारा है। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई कल्चर नहीं है जो खुद में प्योर हो। ये कह रहे हैं ऐसा कोई भी संस्कृति अपने आप में बंद नहीं रहती, सभी संस्कृति एक-दूसरे से सीख कर, उधार लेकर, बदल कर आगे बदल बढ़ती है। इसलिए शुद्ध संस्कृति एक मिथ है, एक मिथक है, जो बोलते हैं कि हमारी कल्चर सबसे अच्छी है, इसमें कुछ नहीं है, किसी से हमने कुछ नहीं लिया, हमारी हज़ारों साल से चली आ रही कल्चर है। तो ये सब क्या होती है? बकवास बातें होती है, मिथ होती है। क्योंकि कल्चर क्या है? कोई बंद थोड़ी होता है, एक रूम में बंद है क्या 5 लोग कि वो वैसा ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सब कुछ ओपन होता है। जैसे एक बड़ा देश है, भारत जैसे देश है, आप बोलोगे कि भारत की जो कल्चर है वही सब कुछ है, हमने किसी से कुछ नहीं लिया, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हो गई। क्योंकि दूसरे देश के लोग यहाँ आएँगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएँगे, जानकारियाँ बढ़ेंगे, ट्रेड, व्यापार के माध्यम से इधर से उधर लोग जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। चीज़ें बदलेगी, आपकी जो कल्चर है ओपन है, बंद नहीं है कि आपने एक कमरे में बंद कर लिया 5 लोग कि हम किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो हवा भी नहीं आने देंगे बाहर की, बंद कर लेंगे पूरा, ऐसे नहीं होता है। ट्रेड करने के लिए दूसरी जगह से लोग आते हैं, जाते हैं और लोग जाएँगे तो वो खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपना खान-पान, सब कुछ लेके जाते हैं। यही तो होती है कल्चर। अपनी मान्यताएँ, अपना धर्म, परंपराएँ, विश्वास सब लेके जाते हैं और दूसरे आएँगे वो भी लेके आएँगे। तो सभी एक-दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। सभी क्या है? एक-दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है।
तो कल्चर क्या होती है? हाइब्रिड होती है, मिश्रित होती है, सब न कुछ मिला होता है, हमने भी किसी दूसरे को कुछ दिया है, दूसरे ने भी हमको कुछ दिया है, सब कुछ मिला हुआ है। तो ये देख लीजिए आप। दूसरा इसका पॉइंट है, ये कल्चरल वाले कह रहे हैं कि ग्लोबल कल्चर एंड हाइब्रिडिटी। तो ये क्या कर रहा है, जब से ग्लोबलाइज़ेशन आया है और टेक्नोलॉजी आई है, उसके बाद तो कोई कल्चर प्योर है ही नहीं। पहले कोई हो सकता था 70-80% कोई प्योर हो, लेकिन आज के समय में जब वैश्वीकरण आ गया है, ग्लोबलाइज़ेशन आ गया है, उसके बाद तो पूरी दुनिया एक साथ जुड़ गई है। टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका से, अमेरिका वाले अपने से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ क्या चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये चल रहा है, ये गाना चल रहा है, ऐसे-ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे बाल रख रहे हैं, ऐसा अपने दूसरे के लोगों के प्रति ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही कुछ करने का प्रयास हम करेंगे। है कि नहीं? है, तो ये तो है। तो किसके कारण? ग्लोबलाइज़ेशन और टेक्नोलॉजी के कारण सभी जो कल्चर है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई है, आपसी संपर्क हो गया है, एक्सचेंज हो रहा है इसमें। यहाँ से कुछ जा रहा है, दूसरों से वहाँ पर आ रहा है। इससे नई तरह की मिश्रित संस्कृतियाँ उभर रही है, इस विचार को सबसे स्पष्ट रूप से होमी के भाभा ने प्रतिपादित किया। तो ये हाइब्रिड जो कल्चर का कांसेप्ट याद करना किसके द्वारा दिया गया मेन रूप से? भाभा, होमी के भाभा। होमी के भाभा के द्वारा कौन-सा कांसेप्ट दिया गया? हाइब्रिड कल्चर का। कि आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ प्योर हो जाए, कि हम में सब कुछ है, हमारी जो संस्कृति है वो एकदम शुद्धतम है। दूसरों से हमने कुछ नहीं लिया, तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं है। आजकल क्या आ गए, वैश्वीकरण और तकनीक, ग्लोबलाइज़ेशन एंड टेक्नोलॉजी के कारण सभी लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े हुए सभी लोग हैं, पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी प्योर नहीं होता, कुछ भी शुद्ध नहीं होता, सब कुछ मिल चुका है। ये ध्यान रखना, होमी के भाभा। आगे देखो आप, उदारता और स्वीकार्यता, ओपननेस एंड टॉलरेंस। तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, किसको? डाइवर्सिटी को, विविधता को हमें स्वीकार करना चाहिए, और हमें दूसरे के जो कल्चर है उससे सीखना चाहिए। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिजिड नहीं बनाना है, कठोर नहीं बनाना है कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, हम तो एक कमरे में बंद हो जाएँगे, अपने आप को बंद कर लेंगे, बाहर से क्या आ रहा है, हम कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे बेस्ट हैं। यदि आप ऐसा सोचते हो कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी कल्चर, हमारी सब कुछ सबसे बेहतरीन है, दूसरों में कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है, तो आप क्या हो? दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो, कि हम ही सब कुछ है, दूसरे सब घटिया है। आप क्या हो? पागल हो एक तरह से। सामान्य आदमी है, समझदार आदमी, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। वो सोचेगा हाँ, हम भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ दूसरी जो कल्चर है उसमें भी तो कुछ अच्छी बातें होगी। अरे 100 नहीं तो 10-20% तो अच्छी बातें होगी। और आपका तो ऐसा नहीं कि 100% आपकी जो कल्चर है वो सबसे अच्छी है। आपकी भी 70-80% हो सकती है, दूसरे की 50 हो सकती है अच्छी, लेकिन 50 तो वो भी अच्छी है ही ना। तो जो भी ऐसा सोचते हैं वो क्या एकदम मूर्ख इंसान है, कि हमारी कल्चर सबसे अच्छी होती है, हमें कुछ कुछ भी सीखने को ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति हज़ारों सालों से चली आ रही है, किसी से कुछ नहीं सीखना हमें। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बेवकूफ़ होते हैं, दिमाग में कुछ भरा होता है उन लोगों के। तो रिजिड नहीं होना, एकदम फ्लेक्सिबल होना है। किसी से दूसरी अच्छी चीज़ें हैं तो हमें लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है। जैसे किसी दूसरी जगह कुछ खाना-पीना बन रहा है, तो आपको यदि पसंद है तो बनाओ ना, क्या दिक्कत है? इससे क्या हुआ, अच्छी बात है, वैरायटी बढ़ेगी। अरे जैसे आपके पास में आपके कल्चर में 100 चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं? 100, और दूसरों से आपने ले लिया, और किसी देश से ले लिया आपने 10 और ले लिया, तो ये बढ़ा ना, कम थोड़ी हुआ है, 110 हो गया है। 100 से 10 और बढ़ा, 110 हो गया आपका, क्या दिक्कत है? ये जी जीन्स के ऊपर है, कुर्ता पहनना चाह रहा है, तो क्या गलत है इसमें? ज़रूरी थोड़ी है धोती पहने। तो ये बातें हैं इसमें। आगे देखो, ग्लोबल आइडेंटिटी प्लस लोकल आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कैसी हो जाएगी आपकी? वैश्विक, लोकल आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हमारी जो पहचान है केवल स्थानीय नहीं होनी चाहिए, वैश्विक होनी चाहिए। तो ये भाभा साहब खूब बार ये ऊपर हमने देखा था, हाइब्रिड कंसेप्ट कल्चर वाला जो है ना,
भाभा का ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत काम किया उन्होंने, शानदार काम किया इसके ऊपर। ये समझ गए कि लोग अब केवल स्थानीय या केवल वैश्विक नहीं रहे हैं, आधुनिक पहचान ग्लोकल है। ग्लोकल है, कैसी है? लोकल भी है और ग्लोबल भी है। ग्लोकल, ग्लोबल भी है और लोकल भी है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जी से, जी से ग्लोबल। ग्लोबल मतलब वैश्विक पहचान हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन साथ साथ में कैसी लोकल भी है, एलओसी या लोकल यानी स्थानीय पहचान भी है हमारी। अरे खुद की भी कल्चर है और दूसरों से भी हम ले रहे हैं। आप अपनी कल्चर अपने साथ में रखिए, लेकिन दूसरों में अच्छी जगह है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हो। आराम से रहो, बस मिल-जुल कर रहना चाहिए इंसान को, बाकी चीज़ें बकवास होती है। सभी ह्यूमन बीइंग हैं, सभी मस्त रहो। क्या मतलब है इन सब में? आगे देखो, इसके स्कॉलर कौन से थिंकर है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है? क्वामे एंथोनी एपिया। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। वैश्विक देशभक्ति, ये देखो आ गया ना यहाँ पर, कौन सी देशभक्ति? वैश्विक देशभक्ति के समर्थक है। व्यक्ति वैश्विक दृष्टि रख सकता है और फिर भी अपने स्थानीय समाज से प्यार कर सकता है। अपने परिवार से प्रेम मोहब्बत कर सकते हो आप। लेकिन गाँव वालों से भी कर लो तो क्या दिक्कत है? अरे अपने से 100 कर लो अपने परिवार से, तो दूसरों से भी तो 10-20 कर ही सकते हो, कोई बुराई थोड़ी है। ऐसे ही आप अपने देश से प्रेम करो तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे विश्व से नफ़रत क्यों करना आपको? अरे प्रेम से रहो ना, क्या दिक्कत हो रही है? तो देश से भी प्यार करो और विश्व में जो दूसरे देश है, वहाँ पर भी यदि किसी का शोषण हो रहा है, तो आवाज़ उठाओ कि ये गलत हो रहा है। तो ये कांसेप्ट दिया है एपिया का। एपिया का कांसेप्ट याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा। अच्छे से याद कर लेना। वैश्विक देशभक्ति का कांसेप्ट किसका है? एंथोनी एपिया का कांसेप्ट है। चलो, और क्या है इसमें? एक है उल्रिच बेक, इसको हम आगे देखेंगे इसलिए इसको हमने यहाँ नहीं बताया है। और तीसरा है होमी के भाभा। तो 3 स्कॉलर है, अपने थिंकर है जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। एपिया है, बेक और भाभा। भाभा अच्छे से याद करना है, बेक हम आगे डिटेल से हम कवर करेंगे इसको, और एपिया का ये कांसेप्ट आप देख ही लेना है। तो ये किसके साथ में जुड़े हुए हैं? ये कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। कल्चर वाला जो आपकी नागरिकता है, कॉस्मोपॉलिटनिज़्म है, उसके साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं। भाभा का यहीं देख लेते हैं। होमी के भाभा किसका कांसेप्ट देते हैं? हाइब्रिड कल्चर का। हाइब्रिड संस्कृतियाँ मिलकर नई पहचान बनाती है। आपकी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करती है। जैसे आपकी एक आइडेंटिटी है, कौन-सी? लोकल स्थानीय है। दूसरे देश से कुछ कल्चर आएगी, आपकी एक नई आइडेंटिटी बनेगी। कुछ भी हाइब्रिड आजकल सब क्या है, कुछ भी प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब कुछ मिल-जुल कर बना हुआ है। और एक कांसेप्ट है इनका थर्ड स्पेस, महत्वपूर्ण कांसेप्ट है, याद करना आपको। थर्ड स्पेस, तीसरा क्षेत्र परिवेश की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो हम बताएँगे होमी के भाभा के द्वारा ये कांसेप्ट दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखना आपको। तो जहाँ 2 संस्कृतियाँ मिलकर एक नई जगह या नई पहचान बनाती है, ये तो मूल संस्कृति और नई विदेशी, बल्कि दोनों का रचनात्मक मिश्रण, एक नया कल्चर बन रहा है। जैसे विदेशी लोग जीन्स पहन रहे हैं, टी-शर्ट पहन रहे हैं, एक हो गई कल्चर। भारत वाले धोती कुर्ता पहन रहे हैं, 2 हो गई। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड स्पेस। थर्ड का मतलब हो गया, वहाँ से हमने जीन्स ले ली और यहाँ से हमने कुर्ता पहन लिया। ये क्या हो गया? एक तीसरा स्पेस आ गया, एक नया क्षेत्र बन गया, तीसरा क्षेत्र बन गया कि नीचे नीचे जीन्स पहन रखी है, ऊपर कुर्ता पहन रहे हैं। ये एक आपकी अलग आइडेंटिटी हो गई है, आपकी अलग पहचान हो गई है। तो थर्ड स्पेस, तीसरा क्षेत्र, ये भी आपका एक कांसेप्ट हो गया, तीसरा क्षेत्र का कांसेप्ट आपका। तो थर्ड स्पेस देख लेना आप। इसी का एक है कल्चरल ट्रांसलेशन, बहुत महत्वपूर्ण है कल्चरल ट्रांसलेशन आपका। संस्कृति का अनुवाद ऐसा कुछ होता है हिंदी में, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो संस्कृतियाँ लगातार एक दूसरे को अनुवादित करके बदलती रहती है। इसको पहचान, उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक
मिश्रण से जोड़कर समझ सकते हो। क्या है कल्चरल ट्रांसलेशन? सीधा सा याद करना है ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, कंसेप्ट याद कर लेना किसके द्वारा दिया गया, होमी के भाभा। तो आपका थर्ड स्पेस हाइब्रिड का कंसेप्ट, और ये तीसरा सांस्कृतिक अनुवाद। इसकी जगह क्या लिख लीजिए, सांस्कृतिक अनुवाद, हिंदी में लिख सकते हो सांस्कृतिक अनुवाद, सांस्कृतिक अनुवाद की अवधारणा किसने दी, होमी के भाभा के द्वारा ये अवधारणा दी जाती है। थोड़ा-सा टफ रहेगा, इसलिए हम इसको अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, 10-15 मिनट अलग से चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है या आप थोड़ा-सा इनको देख सकते हो। तो संस्कृतियाँ लगातार एक-दूसरे को अनुवादित करके बदलती रहती है, इसको पहचान, उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक मिश्रण से हम जोड़कर हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ लेंगे इस कंसेप्ट को और आगे, जब हम डिटेल से एक-एक थिंकर को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी केवल नाम-नाम आप याद कर लीजिए कि हाँ, होमी के भाभा ने हाइब्रिड का दिया है, थर्ड स्पेस का कंसेप्ट दिया है और कल्चरल ट्रांसलेशन, सांस्कृतिक अनुवाद, तीसरा क्षेत्र और सम्मिश्रण या मिश्रित संस्कृति की अवधारणा होमी के भाभा के द्वारा दी गई। इतना काम कर लोगे अभी? हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलो और आगे हम देखते हैं। इसमें एक और स्कॉलर है स्टुअर्ट हॉल। ये महोदय भी कुछ कह रहे हैं कि पहचान जो आइडेंटिटी है वो फिक्स्ड नहीं है, ये लगातार क्या होती है कंस्ट्रक्टेड होती रहती है, निर्मित होती रहती है। ये स्टेटमेंट इनका ध्यान में रखना है कि हमारी जो पहचान आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, ये अलग कंसेप्ट है। हमारी जो कल्चर जो आइडेंटिटी है वो बदलती रहती है। पहले हमारी आइडेंटिटी अलग रहती है, अब हमारी आइडेंटिटी बदल रही है। क्यों बदल रही है? मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के कारण। मीडिया के कारण और ग्लोबलाइजेशन, तकनीक के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी जो आइडेंटिटी है वो लगातार बदल रही है। आप बोल दोगे हमारी तो जो आइडेंटिटी वो फिक्स है, ऐसा नहीं होता, आपकी पहचान बदल रही है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण और मीडिया के कारण। इतना ध्यान रहेगा, मीडिया और वैश्वीकरण के कारण आपकी पहचान बदल रही है। आधुनिक संस्कृति बहुवचन प्लूरल हो गई है, डायनेमिक हो गई है और चेंज लगातार इसके अंतर्गत हो रहा है, परिवर्तन लगातार हो रहा है। बहुत सारी है आपकी फिक्स्ड नहीं है, बहुवचन मतलब आपकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं कि बस इतना ही है, नहीं, नहीं, फैल रहा है एकदम, फैलाव हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है आपकी आइडेंटिटी। पहले फिक्स थी, एक जैसी थी, अब बिखराव हो गया, फैल गई एकदम। गतिशील है, बदल रही है लगातार और परिवर्तनशील भी है, चेंज हो रही है ना? कंस्ट्रक्टली लगातार बदल रही है, फिक्स नहीं है। तो ये कंसेप्ट ये किसका है? स्टुअर्ट हॉल की। हमारी जो कल्चर है वो फिक्स्ड नहीं है, लगातार बदल रही है और नई-नई निर्मित हो रही है लगातार। किसके कारण बदल रही है? पहला मीडिया या टेक्नोलॉजी, दूसरा ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों के कारण हमारी कल्चर लगातार निर्मित हो रही है। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ये इसका क्या हो जाएगा कीवर्ड। वहां पर क्या था? हाइब्रिड, हाइब्रिड होते ही होमी के भाभा। और यदि यहाँ कंस्ट्रक्ट की बात की जा रही है, निर्माण होना, कुछ बना रहे हैं हम, बना कौन रहा है? मीडिया और वैश्वीकरण। तो आपको ध्यान में रखना है स्टुअर्ट हॉल ने ये बात कही और ये आ जाए बहुवचन होती है, गतिशील होती है और परिवर्तनशील होती है, ये स्टेटमेंट भी आ जाए तो ये भी किसका है? इसका स्टुअर्ट हॉल का। चलो इतना आप देख लोगे। और एक और है हमारा, अब एक और टाइप है, वो है लीगल कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए लगभग 59 मिनट हो गई है, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, शायद इसके ऐसे तो इसके 3-4 पार्ट हो जाएँगे। ओके, 3 पार्ट में कर लेंगे, अभी बहुत है। एक पार्ट हो गया आपका, इसके बाद और हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया ठीक लगा है तो हमारा एक एप्लीकेशन चलता है, सुभाष सैनी के नाम से एप्लीकेशन है, गूगल स्टोर पर आपको मिल सकता है। वहाँ पर आप और जो अपने टॉपिक पढ़ना चाहिए, हायर एजुकेशन से संबंधित जहाँ भी आपको पढ़ना है, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पर 8955
7686 कॉन्टैक्ट दिन में सुबह करना या शाम को करना? दिन में थोड़े-से गवर्नमेंट के काम से बाहर रहते हैं। आप सुबह कर सकते हो और शाम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 4-5 बजे बाद में और सुबह 8-9 बजे तक। थोड़ा 1-2 घंटे सुबह कॉन्टैक्ट कर सकते दिन में तो हम बिज़ी रहते हैं। संडे को कर सकते हैं, संडे को फ्री रहते हैं पूरे दिन, कोई काम नहीं है। तो ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर भी कोई भी कोर्स या कुछ आपको खरीदना हो, ज़्यादा डिटेल से कुछ पढ़ना हो, एडवांस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, तो वहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, आगे हम इसके कम से कम 2 पार्ट तो बनेंगे, उनको हम आगे कवर कर लेंगे।